हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो लेसन है उसका अगला टॉपिक है तकनीक की भूमिका। देखो, तकनीक की भूमिका लगातार जो है तकनीकी विकास होने के कारण जैसे रेलवे का निर्माण हुआ, यातायात और परिवहन के साधनों में इजाफा हुआ, ठीक है, जिससे दूर स्थानों तक आसानी से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, जिससे खाद्य सामग्री के अंदर भी परिवर्तन आया, लोगों जीवन स्तर में भी परिवर्तन आया, रहन सहन के अंदर भी परिवर्तन आया, ठीक है। तो वो सब किसके कारण? तकनीक की भूमिका के कारण। तो देखो इस लेसन में इस घटना में तकनीक की क्या भूमिका रही। बाप के जहाज, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब तकनीक परिवर्तन हुए, बहुत अधिक महत्व रहे। इन सब के बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरणतः औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार पहले की अपेक्षा कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर तथा ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। जो तेज़ गति से चलने वाली जो रेलगाड़ियां बनी, ठीक है, उनकी जो बोगियां होती थी भाई, उनका भार कम किया गया ताकि वो उसी स्पीड से चलती रहीं। जलपोत जो थे, समुद्र के अंदर जो चलने वाले पोत थे, उनका आकार थोड़ा बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा मात्रा में सामान ले जाया जा सके। उसी पे उदाहरण है कि भी मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है, ठीक है। उदाहरण में मांस व्यापार, अमेरिका से जो पहले क्या थे कि पशु ले आए जाते थे, मगर वो पशु वहाँ तक आते आते, यूरोप तक आते आते क्या हो जाते थे, या तो बीमार हो जाते थे, या मर जाते थे, या कुछ मात्रा में कमज़ोर हो जाते थे, जिसके कारण सभी लोगों तक मांस पहुंचना, जो आम जनता थी वहां तक मांस पहुंचना बड़ा असंभवकारी हो गया था और महंगा भी था। इसलिए 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता। लेकिन जीवित जानवर बहुत ज़्यादा स्थान घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में बीमार पड़ जाते थे या मर जाते थे, बहुतों का वजन कम हो जाता था या वे खाने के लायक नहीं रहते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था तथा यूरोप के गरीब लोगों की पहुंच से बाहर था। दूसरी ओर ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादकों की मांग तथा उत्पादन की कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता है। देखो बेटा, यहाँ एक चित्र दिया गया है आपके सामने है, द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार 1851 स्टेट लंदन न्यूज़, मतलब ये पशु बाजार लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पशुओं की जो है फरोख्त हो रही है, ठीक है, खरीद फरोख्त जिसे बोलते हैं, मतलब खरीदना और बेचना, ठीक है। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एक मांस बाजार खोला गया, जहाँ से देश के सभी मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइन जाती थी। अब इसमें है, ये देखो, एक जहाज के अंदर भी मांस के अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। इल स्टेट लंदन न्यूज़ 1878, मतलब मांस जो है किस पे? अलेक्सांद्रा जलपोत के ऊपर लादा जा रहा है। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई। तो इसके लिए उन्होंने रेफ्रिजरेशन, जैसे फ्रीज जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, उसका प्रयोग किया ताकि मांस को, क्योंकि मांस जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है, और रेफ्रिजरेशन जैसे उसमें ठंड के कारण मांस ख़राब नहीं होता, तो कई लंबी दूरी तय करने के बाद भी मांस वैसा का वैसा बचता था। दूसरा, ना ही उसका वज़न कम होता था, ना ही उसमें इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती थी। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाता था। अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, अपितु यूरोप में मांस के दाम भी कम हो गए। यूरोप के गरीब लोगों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ ब्रेड और आलू होते थे, अब बहुत सारे लोगों को भोजन में मांसाहार और अंडे व मक्खन भी शामिल हो गया। देश में शांति स्थापित होने लगी तथा दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों
का समर्थन मिलने लगा। अब बात करते हैं 19वीं सदी में आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिर में भी धीरे धीरे ये उपनिवेशवाद बढ़ने लगा और अत्यधिक बढ़ने के कारण इनकी जो है इनके द्वारा गरीब जो लोग थे उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाने लगी, उनका शोषण किया जाने लगा, ज़बरदस्ती की जाने लगी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के आखिर के दशकों में व्यापार बढ़ा तथा बाजार तेज़ी से फैलने लगा। ये केवल संपन्नता और फैलते बाजार व्यापार का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के शाह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक नतीजा यह हुआ कि विश्व के बहुत से भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत से कष्टदायक आर्थिक परिस्थिति के तथा सामाजिक परिवर्तन आए तथा औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। देखिए जैसे ये चित्र दिखाया गया है बेटा अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र, जो औपनिवेशिक जो अफ्रीका है इसका मानचित्र दिखाया गया अभी। ठीक है, जैसे ब्लैक हैं स्पेनिश और पुर्तगाली, साथ में पंच और जर्मन। ठीक है, ये लोग हैं। बाकी जो ये ब्लैंक है उसमें बेल्जियम, ब्रिटिश, इतावली, ब्रिटिश डोमिनियन, स्वतंत्र राज्य, ये सब शामिल है। ठीक है, जरा अफ्रीका के मानचित्र को ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि वहाँ के कुछ लोगों की देशों की सीमाएं तो बिल्कुल एक सीधी रेखा जैसी है, मानो उन्हें फुटा स्केल लेकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही वह भी था। अफ्रीका पर कब्जा करने की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने क्षेत्रों को बांटने के लिए प्रयास इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में बर्लिन में यूरोप के ताकतवर देशों की एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में विभाजित कर दिया गया। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में और अधिक वृद्धि कर ली थी। जर्मनी और बेल्जियम नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर अपना कब्जा करके 1890 के दशक में अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था तथा रोजी रोटी के साधनों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये बात अब पूछी गई कि भी क्या प्रभाव पड़ा, तो वो अभी पढ़ाएंगे। इसमें देखो एक पैरा दिया गया है बेटा, ये पैरा है, चित्र दिखाई दे रहा है। यह मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली और उनकी टोली इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ 1871। अफ्रीका के सर हेनरी जो मार्टिन थे उसने अपने स्टैनली और उनकी टोली जो थी अपने आप और जो उसके साथ शामिल थे उन व्यक्तियों का चित्र दिखाया गया है। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका एक गए लिविंगस्टन नामक मशीनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषणों की भांति स्टैनली हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया। स्थानीय कबीलों के लड़ाइयाँ लड़ी। अफ्रीकी भूदृश्य की हड़ताल की और भी विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए सामान्य अच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। बेटा देखो इसमें जो क्वेश्चन बनाने हैं वो देखो कौन कौन से हैं। तो मेन है तकनीक के कारण कौन कौन से परिवर्तन आए। तो भाई परिवर्तन बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे। इसमें सबसे पहला है भाप से के जहाज, रेलवे, टेलीग्राफ। ठीक है, ये सब तकनीकी कारणों से परिवर्तन आए। उसके बाद है तेज़ गति से चलने वाली जो रेलगाड़ियाँ थी उनकी बोगियों का क्या किया गया, तो भार पहले की अपेक्षा कम किया गया। ठीक है, उसके अलावा किन किन चीज़ों पे विशेष जोर दिया गया, तो जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, जैसे उत्पादन को खेतों से दूर के बाज़ारों में कम लागत पर तथा ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मास,
इसमें मांस शब्द है। मांस जो है एक अंदाज़ा मिलता है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप में मांस निर्यात नहीं किया जाता था। इससे पहले नहीं किया जाता था, बाद में किया गया। उस समय केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। ठीक है, उसके बाद आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी जो है कल कराएंगे।